हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है, तो ध्यान से और गौर से पढ़िएगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में किस तरह से यूरोपियंस जो हैं एक के बाद एक यूरोपियन की एंट्री होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है वो पोर्तुगीज भारत में एंटर होते हैं, उसके बाद इंग्लिश, डच, डैनिश, इस तरीके से फ्रेंच, इन सब की जो है वो भारत में एंट्री होती है। मकसद क्या था इनका एंटर होने का? मकसद इनका पहले सी रूट डिस्कवर करते हैं और इनका मकसद जो है वो भारत में आने का ट्रेड करने का होता है। प्राइमरीली वो रूल करने नहीं आते भारत में आते हैं तो ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन व्यापार करते करते वो मोनोपोली अपनी इतनी बना देते हैं कि बाद में कई चीजें जो हैं वो बढ़कर सामने आती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि फ्रेंच ने भी पॉलिटिकल डोमिनेशन बनाने की कोशिश की और अंग्रेज तो 200-250 साल तक भारत पर राज करके जाते हैं, भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर जाते हैं, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ यूरोपियंस केम टू इंडिया। भारत में यूरोपियंस आते कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप देखना होगा। आपको मैं बता दूं कि यूरोपियंस जो हैं वो भारत में एंटर कैसे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि पोर्तुगीज जो है उनकी सबसे पहले भारत में एंट्री होती है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इधर से नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहूंगी। देखिए, 700 AD, 700 AD के आते आते रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। 700 AD आते आते रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। और इसके साथ साथ अगर राइज हो रहा था, किसका राइज हो रहा था? राइज हो रहा था अरब्स का। यानी 700 AD के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर राइज पर था। जब ऑटोमन एम्पायर का राइज हो रहा है तो धीरे धीरे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, रोमन एम्पायर डिक्लाइन में है और ऑटोमन एम्पायर जो है उसका राइज हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि मैं आपको पहले बता दूं, रोमन एम्पायर जो है उसका भारत के साथ यानी इंडिया के साथ पहले अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। अच्छा खासा जो है वो व्यापार रोमन में और इंडियंस में जो है वो चला करता था। चाहे वो व्यापार किसी भी चीज को लेकर हो, स्पाइसेस को लेकर हो या फिर टेक्सटाइल को लेकर हो या फिर और सारी चीजें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यापार जो है इंडिया से अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा व्यापार होता है तो वो किस चीज का होता है? टेक्सटाइल्स का और स्पाइसेस का। यानी बाहर के लोगों को हमसे मसाले चाहिए होते थे और हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, यहाँ के कपड़े जो हैं वो कपड़े भी चाहिए होते थे। तो इसमें रोमन और इंडियन जो है वो इसकी करते थे, करा करते थे। उसके बाद जैसे जैसे रोमन एम्पायर जो है वो आगे आगे आने लग गया, रोमन एम्पायर का जो राइज जो है वो होने लगा। और रोमन एम्पायर का राइज कब तक हुआ? 1500 टू 1600 AD, यानी 1500 से लेकर 1600 शताब्दी तक जो है वो अरब्स का राइज होता है, ऑटोमन एम्पायर का राइज होता है। और उसके बाद ये भी इसका भी डाउनफॉल जो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके चलते रोमन एम्पायर जब 1500 शताब्दी आ जाती है, 15th सेंचुरी आती है, तो उस टाइम पर रोमन एम्पायर जो है उसका वहां पर रेनेसांस, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। रेनेसांस जो ये टर्म है, इट मीन्स पुनर्जागरण, किसी चीज का पुनर्निर्माण होना, पुनर्जागरण होना। एक जो कंट्री है, एक जो एम्पायर है, पहले वो राइज हुई थी, उसके बाद उसका डाउनफॉल हुआ, वो दोबारा से राइज हो रही है। वहां पे आर्ट एंड लिटरेचर जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, नई नई इनोवेशंस जो है वो
आ रही हैं। तो यही मतलब है रेनेसांस का। रेनेसांस मीन्स हर चीज में जो है उसका पुनर्जागरण होना, यानी रोमन एम्पायर का पुनर्जागरण होना। तो इसलिए हम कहेंगे कि 15th सेंचुरी में रोमन एम्पायर इसमें यूरोप में रेनेसांस की स्पिरिट जो है, स्पिरिट ऑफ रेनेसांस वाज इंक्रीजिंग। ठीक है, रेनेसांस की जो स्पिरिट थी वो बढ़ रही थी यूरोप में, और इसके चलते चलते काफी सारी चीजें जो है वो इन्वेंट होती हैं। चाहे हम एग्रीकल्चर को लेकर बात करें, पहले उनका एग्रीकल्चर जो है वो भी गिर चुका था, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब कुछ गिर चुका था, तभी रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। और 1500 से पहले पहले यानी 700 एडी जब वहां पर डिक्लाइन होता है, तो उसके बाद रोमन एम्पायर में पूरे यूरोप में डार्क एज चलती है। What do you mean by dark age? डार्क एज एक ऐसी एज है जहां पर ना एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, ना वहां फैक्ट्रीज में कुछ अच्छा खासा काम हो रहा है, ना वहां कोई इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग कुछ काम हो रहा है। हर चीज का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इट इज टर्म्ड एज डार्क एज। लेकिन 700 एडी के बाद 1500 एडी के आते आते, मतलब 1500 सेंचुरी के आते आते लोगों को, वहां के लोगों को, यूरोप के लोगों को थोड़ा सा ये एहसास होता है कि हम कर क्या रहे हैं। अरब तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, वो तो व्यापार कर रहा है इंडिया के साथ, और हम जो है वो लगातार डिक्लाइन में ही जा रहे हैं। तो उनमें ये स्पिरिट आती है कि नहीं, अब तो होश करना पड़ेगा, वरना हम जो है हमारा काम खत्म हो चुका। उन्होंने होश की, और उन्होंने अपने अंदर किस किस जो स्पिरिट जो है वो जगाई, रेनेसांस की स्पिरिट जगाई। उन्होंने ये चीज सोची कि अब हमें हर चीज में अच्छा करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एग्रीकल्चर को लेकर, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कुछ इनोवेशंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर हर चीज में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। अब जो है वो यहाँ पर पूरे यूरोप में प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब यूरोप ने ठान लिया है कि अब हमें कुछ करके दिखाना है। नहीं, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमें चीजों को एक्सप्लोर करना है, हमें ट्रेड को बढ़ाना है, हमें अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो है उसे इंक्रीज करना है। इसी बीच अब क्या होता है, यूरोप में जब ये सब मसला हो जाता है, उसके बाद इसको मैं रब कर लेती हूँ। 1494, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, आपने इस ट्रीटी का भी नाम सुना होगा। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो है वो 1494 में साइन होती है, और इस ट्रीटी के अंतर्गत होता क्या है, यहां मैं आपको दिखा देती हूं मैप में। ये रहा हमारे पास पोर्टुगल, और ये रहा स्पेन। ये है पोर्टुगल और ये स्पेन। अब पोर्टुगल और स्पेन में ये एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है कि एटलांटिक ओशियन, यानी ये जो एटलांटिक ओशियन है वहां पर वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इसके जो इस इमेजिनरी लाइन, इस एटलांटिक ओशियन की जो इमेजिनरी लाइन है, वहां से जो भी वेस्ट का एरिया है और जो ईस्ट का एरिया है, वहां पर वो कैसे बाइफरकेशन करते हैं, वो बोलते हैं कि यहां पर स्पेन जो है वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा, कंट्रीज को, रूट्स को एक्सप्लोर करेगा, ट्रेड को एक्सप्लोर करेगा। और रही बात ईस्ट की, जो इस ईस्ट साइड है इस इमेजिनरी लाइन की, वहां पर पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल जो है, पोर्टुगल जो है, वो जाएगा और चीजों को, रूट्स को, ट्रेड को एक्सप्लोर करेगा। तो ये ट्रीटी जो है इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास ऑफ 1494। इस ट्रीटी के बाद अब होता क्या है, अब ये ट्रीटी तो साइन हो गई, अब इसके बाद क्या होता है,
अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास तो साइन हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, ये रहा हमारे पास पुर्तगाल और ये रहता है हमारे पास स्पेन। ठीक है, हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास अरब आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास कहीं अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंडिया आ गया। ठीक है, हमने रफली ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से क्या होता है कि स्पेन से कुछ आदमी जो है वो निकलते हैं, जिसमें एक इंसान का नाम जो है वो आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। ये आदमी यहाँ होता हुआ अमेरिका तक पहुंच जाता है। इसका नाम है कोलंबस। ये कोलंबस जो है वो 1492 में एक डिस्कवरी करता है। होता क्या है कि स्पेन से कोलंबस निकलता तो है, कोलंबस कहता है धरती गोल है, कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। इनको वैसे इन्होंने इंडिया का बहुत नाम सुना होता है, तो इनको होता है कि इंडिया का सी रूट जो है वो डिस्कवर करना है, वहां पर जाकर मसाले जो हैं वो खरीदने हैं, मसाले जो हैं वो हमें इंपोर्ट करने हैं अपनी कंट्री में। अब आप पूछेंगे कि मसाले क्यों करने हैं, इतनी ज्यादा क्या नीड थी कि भाई उसको था कि भाई अब मैं इंडिया जाऊं और इंडिया से मसाले लाऊं। तो मैं बता दूं, जो मैंने आपको यूरोप में जो मैंने रेनेसांस का पीरियड बताया था, उस दौरान क्या हुआ था, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हुई थी, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी होना शुरू हुई थी। क्या होना शुरू हुई थी? लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग मीन्स जो पशुओं को रखते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन साथ में जो माल होते हैं, जो पशु होते हैं, उन्हें भी रखा जाता है, तो वो होता है लाइफ स्टॉक रेयरिंग। तो लाइफ स्टॉक को भी रखने का ही काम करना शुरू हो गए, तो इससे इनकी जो फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब वो लाइफ स्टॉक रखेंगे तो खाएंगे भी। उन्होंने क्या किया, मीट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मटन खाना शुरू कर दिया। और मीट खाने के लिए उनको क्या चाहिए था? मीट खाने के लिए तो उनको स्वाद तभी आता जब उसमें क्या होते, मसाले होते, उसमें स्पाइसेस होते। ठीक है, तो ये स्पाइसेस लेने के लिए अब वो इतने स्पाइसेस कहाँ से लाएंगे? इंडिया वाज ऑलवेज, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इंडिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडिया में एक स्टेट है जिसको हम केरला बोलते हैं, जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। उस केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, पर्टिकुलरली इंडिया में। ठीक है, तो वैसे ही भारत जो है वो हमेशा से स्पाइसेस के मामले में फेमस रहा। अब इन्होंने क्या किया, जब यूरोप ने लाइफ स्टॉक रेयरिंग करना शुरू की तो मीट खाना शुरू कर दिया। जब मीट खाना शुरू किया तो उसके लिए उन्हें मसालों की जरूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इंडिया की तरफ जो है वो रूट डिस्कवर करना होगा। कर तो वो सकते थे, लेकिन बीच में कौन था? अरब था। बीच में अरब था, और अरब की मोनोपोली उस टाइम यहाँ पर इंडिया में चल रही थी। अब आप बोले कि क्यों? क्योंकि अरब जो थे वो ऑलरेडी इंडिया में आ रहे थे, वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, तो बीच में अरब आ जाते हैं। अब वो तो उन्हें ट्रेड करने नहीं देंगे यूरोप वालों को, अब वो इस रूट से तो आ नहीं सकते, अब उन्हें कोई नया रूट जो है वो डिस्कवर करना होगा। तो इसीलिए वहां स्पेन से, क्योंकि क्या डिसाइड हो गया, बाद में तो डिसाइड होता है कि भाई आप ये जो इमेजिनरी लाइन है अटलांटिक ओशियन में, वहां से वेस्ट पर स्पेन जाएगा और ईस्ट में कौन जाएगा? पोर्तुगल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, 1492 में इस ट्रीटी के साइन होने से पहले स्पेन से कोलंबस निकलता है, और कोलंबस अमेरिका की डिस्कवरी कर देता है, और उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि वो अमेरिका पहुंच गया है। ठीक है, ये जो है ये सीन जो है वो पीछे हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये रही 1492 की बात। उसके बाद पुर्तगाल से, यहां से एक आदमी निकला और उसने रूट डिस्कवर करते करते यहां तक रूट डिस्कवर कर लिया, जिसको हम बोलते हैं, आपने मैप पर देखा होगा, केप ऑफ गुड होप। ये वैसी वाली होप वाला कुछ नहीं है, केप ऑफ गुड होप। ये रूट कौन डिस्कवर करता है? इसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज या डियाज, कुछ भी बोल सकते हो। और ये 1487 में पुर्तगाल से ये इंसान निकला, बार्थोलोमियो डियाज जिसका नाम है। और ये रूट कौन सा डिस्कवर कर लेता है? अफ्रीका के साइड वाला, जिसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और इसके आगे ये नहीं जा सकता, ये इसके वापस यहीं से चला जाता है पुर्तगाल। ठीक है, अब क्या चीजें डिस्कवर हो गई हैं, आपको ये समझ आ गया। अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी है 1492 में बाय कोलंबस, हु वाज फ्रॉम स्पेन। उसके बाद 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी कर दी है। कहां से था वो? पुर्तगाल से था।
और अब जो है, अब सीन में कौन आएगा? अब आएगा जो हमारा फेवरेट है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, एंड ही वाज नोन एज, सब वेट कर रहे होंगे, वास्को डिगामा, जिसको हम वास्को डिगामा भी बोलते आते हैं। वास्को डिगामा या वास्को डिगामा 1498 में। अब क्या होता है, ये रहा हमारे पास पुर्तगाल, ये रहा हमारे पास स्पेन, ये मैं बहुत रफ रफ बना रही हूँ, ये कुछ स्पेन है हमारे पास और ये है हमारे पास पुर्तगाल, ठीक है। यहां पर कहीं अरब है और यहां पर आता है हमारे पास अफ्रीका, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया पुर्तगाल, स्पेन, अरब, ये आ गया हमारे पास अफ्रीका, ठीक है। अब क्या होता है, पुर्तगाल से यहां से निकलता है कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वो यहां से निकलते हैं और वो कहां पहुंचते हैं? केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच जाते हैं, जो बार्थोलोमेव डियास ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था 1487 में। वो यहां तक पहुंचते हैं और इसके पहुंचने के बाद वो यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, इसके कुछ इस बाउंड्रीज पर पहुंचते हैं और यहां पर उन्हें कौन मिलता है? यहाँ पर उन्हें गुजराती पायलट मिलता है। कौन मिलता है? गुजराती पायलट, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है अब्दुल माजिद। ये अब्दुल माजिद जो होता है ये यहाँ पर आया होता है, ये गुजराती पायलट होता है। जब ये वास्को द गामा से मिलता है तो वास्को द गामा इसको पूछते हैं कि भाई हमें तो इंडिया जाना है, हमें इंडिया का रास्ता नहीं मालूम, तो हमें इंडिया ले चलो। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी जा ही रहा हूँ, तो चलो साथ में, ठीक है, मेहमान नवाजी कर लेता है। अब ये भी इसके साथ जाएगा। अब ये जो है गुजराती पायलट के साथ जा रहा है और कहाँ लैंड होते हैं? यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कहाँ लैंड हो गए हैं यहाँ पे? क्या कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में, ठीक है। ये कहाँ पर है? केरला में। अब ये कहाँ पहुंचते हैं? कोचीन में पहुंचे। और उस टाइम आपको ये जानना जरूरी है कि उस टाइम इंडिया की क्या हालत थी, ठीक है। इंडिया की कंडीशन क्या थी उस टाइम? इंडिया पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ या एट द ईव ऑफ पोर्तुगीज जो वास्को द गामा, ठीक है। यहां पर क्या होता है उस टाइम? जेमोरिन नामक एक रूलर होता है जिसको हम समुद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री। जेमोरिन वाज आल्सो नोन एज इंडियन समुद्री। समुद्री जो है वो कहां पे रूल कर रहा होता है? वो कोचीन का रूलर होता है, वो कोचीन में रूल कर रहा होता है। उस टाइम साउथ में यहाँ पर विजयनगर एम्पायर होता है। और साथ ही साथ बात करें तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, क्योंकि ये कौन सा टाइम है? 1498 का। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर नहीं है। मुगल एम्पायर का 1526 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर विजयनगर किंगडम है, और यहाँ पर समुद्री जो लोकल रूलर है जेमोरिन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे रूल कर रहा है। वो इसका स्वागत करता है पोर्तुगीज का, अच्छा भाई साहब आप आए हो, उसका वेलकम वगैरह करता है, और वेलकम करने के बाद इनको ले चलता है अपने साथ, ठीक है। अब होता क्या है? अब ये पोर्तुगीज जो है वास्को द गामा देखता है कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी कौन ट्रेड कर रहा है? अरब ट्रेड कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अरब ट्रेड कर रहे हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी अरब्स वर ट्रेडिंग, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी अरब जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। जब पोर्तुगीज ये देखते हैं ना, वास्को द गामा ये देखता है, तो उसको वो क्या करता है? वो ना थोड़ा उसको बोलता है, जेमोरिन को बोलता है कि भाई आप एक काम करो, इनको रहने दो, हमें ट्रेड करने की मोनोपोली दे दो, ठीक है, इनको यहाँ से निकाल दो। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है? जेमोरिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो अरब उनसे पहले आए थे और दूसरा अरब जो है वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको तो फायदा हो रहा है ना। वो बोलेंगे भाई आप अभी आए हो, आप बोल रहे हो कि हम जो हमारे पास पहले के हैं उन्हें छोड़ दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बेशक ये इसको इंसिस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद क्या होता है कि वास्को द गामा रिटर्न्स टू पुर्तगाल। पुर्तगाल हम इसको हिंदी में बोलते हैं पोर्टुगल को। ये पुर्तगाल वापस चला जाता है। जब ये वापस जाता है ना पुर्तगाल, ट्रेड वगैरह करके जाता है,
अभी वहां जाता है तो आप यकीन मानो इसको कितना बेनिफिट होता है, ये यहाँ से मसाले लेकर गया, कितनी सारी चीजें लेकर गया, और जब वहां जाकर बेचता है ना तो वो 60 टाइम्स ज्यादा उसे बेनिफिट होता है, 60 टाइम्स इसको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। किसमें, किसके ट्रेड में, स्पेशली इन द ट्रेड ऑफ ब्लैक पेपर। हम खाते हैं ना काली मिर्च, काली मिर्च जो मसाले हैं उसमें इसको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये काली मिर्च वहां लेकर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसाले वगैरह खाते हैं, उन्हें बड़े पसंद आते हैं, वहां लेकर जाते हैं तो इसको इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये वहां क्या करते हैं, वहां पे भी दूसरी कंट्रीज के साथ, यूरोप के और देशों के साथ ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से सस्ती चीज लेकर गए, वहां पर महंगी में बेच देंगे। ठीक है, अब ये सब स्टोरी ठीक है चल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ये आदमी जो है ये भी पुर्तगाल का ही है रहने वाला, ये यहां पर आता है। ठीक है, ही वॉज अ सेकेंड पोर्तुगीज टू कम टू इंडिया। ये दूसरा इंसान है जो पुर्तगाल से आया है, और ये यहाँ पर आकर क्या करता है, ये यहाँ पर आके फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करता है। 1500 में इसका अराइवल होता है, ये 1500 शताब्दी में यहाँ पे 15 सेंचुरी में आता है, और यहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। एक कोचिन में और उसके बाद कैलिकट में। 1500 एडी में ये यहाँ पर पहुंचता है, और 1500 एडी में ही ये कैलिकट में अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाता है, और दूसरी फैक्ट्री कोचिन में लगाता है। पहली वाली जो है ये कहाँ लगाता है, पहली वाली लगाएगा कैलिकट में, दूसरी वाली कोचिन में लगाएगा। ठीक है, दूसरी वाली लगाएगा कोचिन में। जब ये फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करता है ना, तो अब इसके बाद क्या होता है, वास्को द गामा वापिस आ जाता है। वास्को द गामा रिटर्न्स बैक टू इंडिया, ये दोबारा आ गया। अब ये दोबारा आके क्या करता है, ये वहां आता है तो ये थर्ड फैक्ट्री लगाता है, उसका नाम है कनानौर। आपको समझ आ रही है, ये थर्ड फैक्ट्री है। अब ये किसकी फैक्ट्रीज है, जैसे जैसे यूरोपियंस इंडिया में आएंगे तो वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे। फैक्ट्रीज क्या है, फैक्ट्रीज वो वाली फैक्ट्रीज नहीं है, ये वाली फैक्ट्रीज हैं जहां पे वो अपनी सेटलमेंट भी करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, वहां से ट्रेड करते हैं। ठीक है, वहां से व्यापार जो है वो अपना चलाते हैं, मोनोपोली बनाते हैं, वो वाली फैक्ट्रीज है। तो 1500 में जब पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो है वो यहाँ पहुंचता है, ही वाज द सेकंड पोर्टुगीज टू कम टू इंडिया आफ्टर वास्को द गामा, और इसके बाद 1500 में ये कैलिकट में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom एंड व्हेन, तो कौन आएगा, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल इन 1580। और 1501 में ये सेकंड फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश करता है, जिसका नाम है कोचिन। कोचिन में सेकंड फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है। और थर्ड फैक्ट्री कौन एस्टैब्लिश करेगा, जब वास्को द गामा दोबारा से पुर्तगाल से इंडिया वापस आएगा तो थर्ड जो फैक्ट्री है वो कनानौर में लगाई जाती है। इसके बाद अब ये फैक्ट्रीज तो लग गई यहाँ पर, अब क्या होता है, ये फैक्ट्रीज जब लग जाती हैं तो इसके बाद अब लगता है पुर्तगीज की जो सरकार है उन्हें लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी। अब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने से कुछ ज्यादा खास जो है वो नहीं आएगा, हाथ नहीं आने वाला कुछ खास। तो अब क्या करना है उन्होंने, अब वो गवर्नमेंट जो है, यानी पुर्तगीज जो गवर्नमेंट है वो एंट्री करेगी। कहां पे एंट्री करेगी, अपनी इंडिया में। अब इंडिया के लोगों का भी तो जीना हराम करना है उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, अब करेंगे वो गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अब अपने गवर्नर्स को यहाँ भेजेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। गवर्नर आएगा और उसका सबसे पहले क्या काम होगा, एक तो जो यहाँ पर अरब ट्रेडर हैं, जो अरब के ट्रेडर्स जो अपनी मोनोपोली बनाकर बैठे थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, उनके व्यापार को खत्म करना है। क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना जब उन्हें बेचेंगे। जब दो कॉम्पिटिटर्स एक ही फील्ड में हैं तो फायदा दोनों को होगा और नुकसान भी होगा तो दोनों को होगा। लेकिन अगर एक होगा तो फायदा ज्यादा होगा और नुकसान भी बेशक ज्यादा ही होगा।
तो यही चीज, यही पॉलिसी जो है वो पोर्तुगीज की गवर्नमेंट सोचती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, गवर्नर्स को अपॉइंट करना चाहिए और इंडिया भेज देना चाहिए। तो अब जो है, अब आपको सीरीज याद रखनी है कि कौन सा गवर्नर कब आता है और फिर उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ठीक है, वो क्या क्या काम यहाँ पे करता है। पहला जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 में आता है, 1509 तक यहां पर एज ए गवर्नर रहता है। अब क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो यहां पर आया और उसे पोर्तुगीज की सरकार ने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। यू हैव टू कंसोलिडेट योर पोजीशन इन इंडिया। आपको पुर्तगालियों की पोजीशन को इंडिया में ताकतवर करना होगा, मजबूत करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेट मींस अच्छे से पूरा जो है पावर से अच्छे से उसको जमाना होगा, कंसोलिडेट करना होगा, पावर में लाना होगा। और दूसरा काम क्या बोला इनको, दूसरा काम इनको बोला था कि आपको मुस्लिम ट्रेड को सीज करना होगा। भाई जो अरब ट्रेड कर रहे हैं उनकी ट्रेड को खत्म करो, मुस्लिम ट्रेड सीज करो, ठीक है। The another motto given to Francisco de Almeida was to destroy Muslim trade in India, यानी अरब ट्रेड को खत्म करो। और ये काम उन्हें बोला जाता है कि अब आपको क्या करना है, मुस्लिम ट्रेड को खत्म कैसे करना है। इसमें एडन, ये स्ट्रेट्स हैं, हॉर्मज और मलाक्का, इन स्ट्रेट पर क्या करो, इन पर जो मुस्लिम का ट्रेड हो रहा है वो खत्म कर दो, इन्हें जो है वो सीज कर दो, इन स्टेट्स को सीज कर दो, इनके ट्रेड को पूरी तरह से खत्म कर दो, किसी रास्ते से भी ये जो आकर ट्रेड ना कर सके। ये काम किसको बोला था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। अब ये क्या करता है, ये कंसोलिडेट पोजीशन को कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्या ये मुस्लिम ट्रेड को खत्म करने में काम आता है, काम कर सकता है, ऐसा पूरा नहीं होता है। लेकिन इसका विजन क्या होता है, अगर इसे विजन दिया गया था कि काम जो इसे दिया गया था वो ये था, टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन, द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। भाई इंडियन ओशियन में अपना दबदबा मचाना है, ठीक है, इंडियन ओशियन को अब वहां पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कहा गया था कि आपका यही मोटो रहना चाहिए कि मुस्लिम ट्रेड को खत्म करना है और अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो कहां पर बनानी है, इंडियन ओशियन में बनानी है, ठीक है। ये काम उसे दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड गवर्नर जो यहां पर आता है, द सेकंड गवर्नर हु केम टू इंडिया, वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अब ये क्या करता है यहां पर आकर, इसका रूल है 1509 से 1515 तक। एक्चुअली ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पोर्तुगीज का रियल फाउंडर जो है वो कौन होता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। यही इंसान है जो वाकई में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये जो है इंडियन ओशन में मास्टरी जो है वो थोड़ी बहुत हासिल करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन क्या अल्मीडा ऐसा कर सका था, तो नहीं कर सका था। अब ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए इसको क्या कहा गया था, इसको 3 काम बोले थे। इन स्ट्रेट्स को क्या करना है, सीज कर देना है, इस पे घेराबंदी कर देनी है ताकि अरब जो है वो ट्रेड ना कर पाए इन रास्तों से। तो इसने क्या किया, इसने हॉर्मस और मलाक्का की जो स्ट्रेट है उसे सीज कर दिया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है वो मलाक्का और हॉर्मस की जो स्ट्रेट है उसे सीज कर देता है और रियल एस्टैब्लिशमेंट करता है पुर्तगालियों की भारत में। इसके बाद थर्ड गवर्नर जो है वो आता है, ये देखिएगा, नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा जो है वो थर्ड
पोर्तुगीज का गवर्नर रहता है और ये क्या करता है यहाँ पर आकर इसका रूल जो है वो 1529 से 38 तक, ठीक है 1538 तक इसका रूल रहता है। और ये क्या करता है यहाँ पे, सबसे पहले ये इसका काम क्या था कि ये ना शिफ्ट कर देता है, किसको शिफ्ट करता है, कैपिटल को शिफ्ट करता है। ही शिफ्टेड कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज, भारत की कैपिटल को नहीं शिफ्ट करता। ये पोर्तुगीज की जो कैपिटल थी ना अभी तक वो क्या थी, वो कोचीन थी, ठीक है। जो ये था ना यहाँ पर पुर्तगालियों की जो कैपिटल थी वो कोचीन थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कहाँ आए थे, कोचीन में आए थे, यहीं पे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। लेकिन अब ये क्या करता है, ये शिफ्ट कर देता है कैपिटल को कहाँ पे, फ्रॉम कोचीन टू गोवा, फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अब इसने ये काम कर दिया, इसने कोचीन से गोवा में जो कैपिटल है वो ट्रांसफर कर दी और भी काफी सारे काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ साइड बाय साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज चल रही है, यहाँ पे देखना, दिल्ली में इस समय हुमायूं का रूल चल रहा है। दिल्ली में कौन है रूलर, हुमायूं, ठीक है। यहाँ पर कौन है, गुजरात वाली साइड है बहादुर शाह। अब ये वो वाला बहादुर नहीं है, बहादुर शाह नहीं है, बहादुर शाह 1 और बहादुर शाह 2, जो बहादुर शाह जफर थे, ये वो वाला बहादुर शाह नहीं है, ये गुजरात का रूलर है बहादुर शाह। यहाँ पर दिल्ली में हुमायूं का रूल चल रहा है। और थर्ड साइड यहाँ बंगाल में किसका रूल चल रहा है, शेर शाह सूरी। यहाँ पे किसका रूल चल रहा है, शेर शाह सूरी। अब क्या होता है कि ना हुमायूं के पीछे ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। हुमायूं जो है ना उसकी दोनों तरफ दुश्मनी है, हुमायूं एक से भी लेना चाहता है दूसरे से भी कि भाई दोनों की टेरिटरीज को सीज करूं। बट ये जो है शेर शाह सूरी का, तो आपने पूरा एम्पायर जो है वो सुर डायनेस्टी पढ़ी होगी, तो ये काफी पावरफुल है। बाद में किस तरीके से हराता है वो हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, इसकी दोनों तरफ जो है वो दुश्मनी है। तो जो नीनो दा कुन्हा है, who was the governor of Portuguese at that time, वो क्या करता है, वो ना इससे हाथ मिला देता है। पूरी हिस्ट्री में ये रंजिशें जो है वो चलती रहती हैं। जब भी किसी की किसी से दुश्मनी है तो उससे हाथ मिला लो, ताकि उस दुश्मन को, जो कॉमन दुश्मन है, उसे हराया जा सके और अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश की जा सके, अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर बनाया जा सके। तो ये क्या करता है, इसके साथ हाथ मिला देता है, इसको बोलता है कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास तो एक नेवी भी है, इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, ठीक है। पुर्तगालियों के पास एक बहुत अच्छी नेवी थी जिसपे कैनन्स भी लगा हुआ करते थे, तो उन्हें नेवी की जो है वो बहुत ज्यादा उनके पास पावर थी। इसी को ये बोलता है, नीनो बोलता है बहादुर शाह जफर को कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए। अब ये बदले में मांगता है आइलैंड ऑफ बसन, आइलैंड ऑफ बसन भी मांगता है और साथ में मांग लेता है दीव, दमन एंड दीव। गुजरात से ये आ गया आपका गुजरात, यहाँ पे दमन एंड दीव की टेरिटरी है, ठीक है। वो ये मांग लेता है, वो कहता है कि हमें दे दो। लेकिन अब क्या होता है, पहले तो वो प्रॉमिस कर देता है, कौन, पहले प्रॉमिस कर देता है बहादुर शाह कि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बहादुर शाह उसे नहीं दे पाता। कुछ जो है वो राइवलरीज हो जाती हैं बीच में, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो बहादुर शाह इनकार कर देता है। जब वो इनकार करता है तो अब क्या होगा, अब नीनो दा कुन्हा को गुस्सा भी बहुत आया। उसने बोला आप एक काम करो, आप हमसे मिलने के लिए आओ, हम कुछ नेगोशिएट करते हैं, हम कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ मसला निकालते हैं। तो अब क्या होगा, बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह आएगा किसके पास, नीनो दा कुन्हा के पास। जब मिलने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए आता है, तो कहा जाता है, अब ये फैक्ट नहीं है, ये बस मिथ है या क्या है, बट हिस्ट्री में वैसे भी कंट्रोवर्सी रहती है। तो अभी ये कहा जाता है कि जो बहादुर शाह है वो जब आता है तो उसका, कोई बोलता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है तो वो शिप से गिर जाता है, और कोई बोलता है कि जानबूझकर नीनो दा कुन्हा जो है और इसकी जो आर्मी है वो उसे शिप में गिरा देते हैं, शिप से गिरा देते हैं, समुद्र में वो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहादुर शाह का चैप्टर हो जाता है क्लोज, बहादुर शाह का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। नीनो दा कुन्हा ने ट्रीटी आइलैंड ऑफ बसन ले ली। अब क्या होता है, आगे होता है कि अब लास्ट वाला जो गवर्नर है ना, जॉन डी कैस्ट्रो, बट
ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उसके बाद नीनो दा कुन्हा और उसके बाद जॉन डी कैस्ट्रो जो है वो आता है। और इस तरीके से गवर्नर्स जो है वो खत्म हो गए। और अब मैं बताऊंगी आपको कि अब जो है वो नेक्स्ट क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्तुगीज जो हैं, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट, ये नोट करना जरूरी है, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, फर्स्ट टू कम टू इंडिया। जो भारत में पहली बार आते हैं, जो पहले आते हैं, सबसे पहले यूरोपियन पावर जो भारत में एंट्री करती है वो कौन है? पुर्तगाली है, जो पोर्तुगीज है। लेकिन दे आर ऑल्सो द दे आर ऑल्सो दी लास्ट टू लीव द लैंड। ये भारत को सबसे आखिरी में छोड़ के जाते हैं। अंग्रेज भी चले गए, फ्रेंच भी चले गए, फ्रांस वाले, ये सबसे लेट जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 1661 में 1961 में, ठीक है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर। अब ये रिकैप्चर क्यों बोला मैंने? क्योंकि कैप्चर तो वो टेरिटरी होती है ना जो आप किसी की टेरिटरी कैप्चर करोगे, या कोई भी आपकी टेरिटरी, बट आप फर्स्ट टाइम उसको कैप्चर कर रहे हो। रिकैप्चर क्यों? क्योंकि गोवा तो पहले ही गोवा है, दमन एंड दीव है, वो भारत की टेरिटरी थी, लेकिन किसने उसको कैप्चर कर लिया था? सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 की बैटल में वो पोर्तुगीज ने जो है वो उसे सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा ले लिया था। और लेकिन बाद में क्या होता है, 1961 में देश आजाद होने के भी 10, 12, 15 साल बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर्ड द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन, दीव। ये आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ सकता है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड फ्रॉम हूम, किससे ली? ठीक है, रिकैप्चर किससे करते हैं? पोर्तुगीज से करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट करना चाहिए कि वो 1662 में क्या होता है। 1662 में पोर्तुगीज प्रिंसेस है जिसका नाम है, her name was कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा जो है उनकी शादी हो जाती है किससे? शी वॉज मैरिड टू, अब इस टाइम देखो इंग्लिश जब हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अंग्रेज भी इस टाइम आ गए, तो अब इसकी शादी किससे होगी? किसी ब्रिटिश प्रिंस से होगी। ब्रिटिश प्रिंस से जब इसकी शादी होती है तो एज अ ट्रेडिशन जैसे चलता आ रहा है कि डोरी देते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पे बॉम्बे डोरी में दे दिया। किसने दिया बॉम्बे डोरी में? पोर्तुगीज ने दिया। पोर्तुगीज ने किसको दिया? पोर्तुगीज जो है वो बॉम्बे की जो टेरिटरी है, इस पूरे बॉम्बे को किसको दे देते हैं? इंग्लैंड को दे देते हैं, इंग्लिश को दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो है वो आपका कवर हो गया है। अब आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आखिरकार वाई पोर्तुगीज विन, पोर्तुगीज जो हैं, अब आपको पता है कि पोर्तुगीज की जीत तो हुई नहीं है। ठीक है, आखिर में जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है। वो फ्रेंच को भी हराकर सबसे लास्ट जो 2 कंपेटिटर्स होते हैं, लास्ट के जो 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? एक फ्रांस होता है, फ्रेंच होते हैं, और दूसरा इंग्लिश होते हैं, यानी इंग्लैंड वाले होते हैं। तो लेकिन पहले शुरू में पोर्तुगीज ने जो अपना दबदबा बनाया, अपनी जो टेरिटरीज यहाँ स्टैब्लिश की, तो उसका जीतने का क्या कारण था? वो क्यों जीत रहा था? क्योंकि यहाँ पर पोर्तुगीज के पास एक बड़ी अच्छी वाली पावर थी, बड़ी स्ट्रांग वाली पावर थी, और वो थी नेवल पावर। ठीक है, नेवी इनकी बहुत अच्छी थी। उसके साथ साथ उस टाइम विजयनगर एम्पायर, या हम कह सकते हैं कि बहामनी किंगडम, क्योंकि एट लास्ट जो बहामनी किंगडम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इसके डिसइंटीग्रेशन में भी जो है वो इसको हेल्प मिलती है, क्योंकि जब कोई पावरफुल रूलर होगा भारत में तो क्या कोई दुश्मन जो है, क्या कोई लोग जो है बाहर के आके वहां पे रूल कर सकते हैं?
वहां पे अपना दबदबा मचा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज नो स्ट्रॉन्ग पावर इन द सेंटर। सेंटर में कोई स्ट्रॉन्ग पावर ही नहीं है, सब अपने अपने रूलर्स बने हुए हैं, सब अपने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ खास दबदबा यहाँ पर इस टाइम सेंटर का नहीं है, तो इसलिए ये किंगडम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। और इसका फायदा जो है वो किसको मिला? इसका फायदा मिलता है पुर्तगालियों को। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अरब जो हैं, अरब्स भी इनके कंपैरिजन में क्या थे? वीक थे। इनके कंपैरिजन में उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी, उनके पास जो है उनकी शिप्स में कैनन्स नहीं थी, उनके पास इतनी अच्छी नेवल पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर नहीं थी, और इतने इंपॉर्टेंट, इतने इनोवेटिव आइडियाज भी नहीं थे। तो ये कुछ कारण है। और साथ ही साथ एक लास्ट कारण है कि स्मॉल पावर्स जो है वो नॉर्थ में होती हैं, यानी कुछ खास पावर्स जो हैं वो आपको ये लगा के चलना है कि कुछ खास पावर्स भारत में है ही नहीं, तभी जो है पुर्तगाली अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं। अगर वहां पर इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते भारत में, दिल्ली में सेंटर का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता, तो किसी भी तरीके से ये जो यूरोपियंस हैं वो आकर अपनी स्टैब्लिशमेंट, अपनी सेटलमेंट्स जो हैं वो नहीं बना पाते और इस तरह से अपनी फैक्ट्रीज को आगे प्रमोट नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कल लेकर आएंगे, जिसमें इसके आगे वाला हम पढ़ेंगे। तो आप हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के साथ जुड़िए रहिए, एंड थैंक यू सो मच।